अशोक जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? एथिकल सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं आशुतोष जी, लेकिन एथिकल सिस्टम के अलावा जो किसी भी समाज की जो रीढ़ है वो आर्थिक सिस्टम भी होती है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है। अब जब ये अटैक कर रहे हैं अंबानी अडानी और जितनी डिस्प्रोपोर्शनेट पावर उनको मिली हुई है, उस पर तो जाहिर है कोई भी सहमत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंबानी अडानी सिर्फ पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये पनपे हैं, उगे हैं। और खुद राहुल गांधी, मुझे याद है कि उन्होंने शायद किसी विदेशी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड या कहीं पर उन्होंने ये कहा था कि हमारे और भाजपा के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब बिल्कुल ये सींग से पकड़कर अंबानी अडानी का जिक्र कर रहे हैं, वो बार बार नाम ले रहे हैं, उनके कॉरपोरेट हाउसेस का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें मुझे जो समझ में नहीं आता, मैं नहीं जानती कि आप अर्थव्यवस्था पे कितना जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि किस तरह के आर्थिक मॉडल का वो जिक्र कर रहे हैं, इसको बदलकर आखिर वो करेंगे क्या? जब आशुतोष लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे तो मुझे याद आई अर्थशास्त्र की वो जानी मानी कहावत, इन लॉन्ग टर्म वी ऑल आर डेड। तो 29 तक तो मुझे लगता है कि 29 तक जो स्थितियां होंगी उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट्स ऐसे ही चलती हैं, पॉलिसी जैसी ही चलती रहती हैं, तो 29 तक तो खैर बहुत लेट हो जाएगा। जहां तक अदानी और अंबानी के लगातार राहुल गांधी द्वारा नाम लिए जाने की बात है, देखिए वो इसके साथ साथ दूसरी बातें भी कर रहे हैं। वो छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेसमैन और इनकी बात भी लगातार कर रहे हैं, और वो अभी से नहीं कर रहे हैं, भट्टा पारसोल से लगातार वो बात कर रहे हैं। वो एक बड़ा चेंज था जिसको अभी हाल में ही उन्होंने ट्वीट करके भट्टा पारसोल का नाम भी उन्होंने लिया। जब असल में जब आप कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई खास फर्क नहीं है, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है, जी हाँ, लेकिन जी जब हाँ। आप ये कह रहे हैं तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, और वही पॉलिसी आगे कंटिन्यू कर रही। लेकिन इंडिया जैसे, भारत जैसे देश में जो इतना विविध है, जिसमें आर्थिक असमानताएं इतनी ज्यादा हैं, उसमें आपको जिस तरह का कंसंट्रेशन आपको दिखाई दिया वेल्थ का, लगातार दो लोगों के, दो बड़े पूंजीपतियों के हाथ में और एक आध और बड़े लोग हैं, वो डराने वाला भी है, खतरनाक भी है। लिबरलाइजेशन यानी फ्री प्ले का सीधा मतलब ये होता है, जब इकोनॉमी में फ्री प्ले की आप बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कम से कम कुछ पूंजीपति घरानों को सपोर्ट ना करे। और पिछले 5-7 सालों की पॉलिसी देखते हुए बहुत साफ समझ में आ रहा है कि फ्री प्ले की जगह एक खास तरह की ओलिगार्की यहां डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 2 या 3 पूंजीपति घरानों के हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, और सारा कुछ उनके लिए बिल्कुल सुगम सहज किया जा रहा है, जिसका एक बड़ा प्रतीक था कि अदानी के जहाज में हमारे प्रधानमंत्री महोदय लगातार घूमते हुए दिख रहे हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी मनमोहन सिंह की शुरू की हुई थी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन जब जो फ्री प्ले वाला मामला था उसमें और सारे लोगों को उभरना था, और जो बिजनेसमैन थे उनको उभरना था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जब आप कर रहे हैं कि केवल दो के हाथ में सारा कुछ कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसका तानाशाही के साथ अगर इसको आप जोड़ लेंगे, तो ये एक भयानक तरह के फासिज्म की तरफ संकेत करता है, जिसमें पॉलिटिकल पावर एक आदमी के हाथ में और इकोनॉमिक पावर एक या दो लोगों के हाथ में, और दोनों के बीच में गठजोड़ का मामला पूरा पूरा आप देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी लगातार उस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। दूसरी जी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं आशुतोष भाई से इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूं कि 70 के दशक के बाद कांग्रेस उसी तरह के इलेक्शनरिंग मशीन में तब्दील हो गई थी, जैसी आज के टाइम में भाजपा को हम इलेक्शनरिंग मशीन में तब्दील होते हुए देख पा रहे हैं अपने सामने। और ये बहुत क्लियर है कि इस इलेक्शनरी जो ये चुनावी मशीन है, इस चुनावी मशीन के मुकाबले के लिए ना तो देश को एक और चुनावी मशीन की जरूरत है, और अगर साफ कहें तो ना कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि इस तरह की चुनावी मशीन का सीधा मुकाबला कर सके, ना तो उतना पैसा है, ना उतना बाकी सारी चीजें हैं। ऐसे में राहुल गांधी नीचे से ऊपर वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलना और इस तरह की बात जो कर रहे हैं वो लगातार लोगों की मानसिकता बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं वही टर्म यूज करना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बदलाव ला सकता है अगर इस पर लगातार चला जाए। आखिरी बात मैं कहूंगा, महात्मा गांधी के समय महात्मा गांधी ये सारा कुछ कहा किया करते थे, यात्राएं निकालना और इस तरह के सत्याग्रह उनको लीड किया करते थे। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू थे, रफी अहमद किदवई थे, सरदार पटेल थे, इस तरह के लोग पार्टी में थे, जो केवल आप रीजनल छत्रप भी नहीं कह सकते हैं, जो खुद भी नेशनल लेवल के लीडर थे, लेकिन अलग अलग रीजन्स में जिनकी अच्छी खासी पकड़ थी, इलेक्शंस वो लड़ते थे, और कांग्रेस
47 के पहले भी कभी इलेक्शन हारती नहीं थी। तो राहुल जब ये सारा काम कर रहे हैं तो बाकी जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने स्टेट्स में और नेशनल इलेक्शंस में इलेक्शनरिंग के लिए। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ जरूरी है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इलेक्शंस को आप पूरी तरह से छोड़ दें और सिर्फ एथिकल कोर्ट के सहारे आप सत्ता में आने की कोशिश करें। और राजनीति में जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। अशोक जी, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। मैं राहुल गांधी के ही बयान से इस सवाल की शुरुआत करना चाहती हूँ, वो ये कि, और संक्षेप में मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें, कि उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ये कोई मामूली चुनावी शक्तियां नहीं हैं, ये एक तरह का इमोशन बन गया है, ये एक सेंटिमेंट बन गया है। अभी लगातार पिछले कई सालों से कोशिश ये होती रही, कांग्रेस पार्टी के जो हमदर्द थे वो भी ये कहते रहे कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी को हमने मंदिर मंदिर जाते हुए भी देखा, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। लेकिन आज जबकि हम बिल्कुल आखिरी हफ्ते में खड़े हुए हैं 2022 के, ऐसे में क्या आपको लगता है कि दो आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेसेस हमारे सामने हैं, जनता के सामने हैं, कि एक तरफ वो शक्ति, वो पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदू राष्ट्र का मुकाबला करके वापस जो भारत का संविधान कहता है वही सेक्युलर राज्य बनाना चाहती है? ये दोनों क्या एस्टेब्लिश हो पा रहे हैं? देखिए, ये मैं बहुत शुरू में कहना चाहूंगा कि नेहरू के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के पहले, मैं सबसे बड़ा नेता ही मान रहा हूं, भले वो अध्यक्ष नहीं है, पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं जो आइडियोलॉजी को लेकर क्लियर हैं। मैं आपको बताऊं कि सावरकर का सवाल पहले भी उठा है, कई बार उठा है, और कांग्रेस के भीतर ही कभी इसको लेकर एक मत नहीं मिला है, एक मत नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर दबाव जब पड़ा तो उसको वापस ले लिया गया, और कभी सावरकर पे कांग्रेस का आपको इसके पहले कोई स्टैंड नहीं मिलेगा। गोलवरकर की जब 100वीं जन्मतिथि मनाई जा रही थी, उस समय जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनका बयान अगर पढ़ लें और उसमें से पीवी नरसिम्हा राव, उनका जो श्रद्धांजलि थी वो आप पढ़ लें और पीवी नरसिम्हा राव हटा दें, तो आपको लगेगा आरएसएस का कोई बड़ा लीडर लिख रहा है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। ये इसलिए आज मतलब ये जो स्थिति है, बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिल्कुल क्लियरली दो आइडियोलॉजीज का मामला है। लक्ष्मण ने बात की थी कि महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से अम्बेडकर को याद किया, मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में जाकर जिस तरह से उन्होंने सावरकर पे सवाल उठाया, वो मामूली बात नहीं थी। वो मजाक नहीं है कि आप महाराष्ट्र के अंदर बैठ के, और जब आप शिवसेना के साथ गठबंधन में हैं, वहां पर आप सावरकर का सवाल उठा रहे। या जिस तरह से एक इंटरव्यू में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलित और पिछड़े वर्गों से और क्या कहते हैं आदिवासी वर्गों से जजेज ना होने का सवाल उठाया। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। आप किसी पुराने कांग्रेस लीडर को, अगर वो दलित लीडर है तो हो सकता है उठा दे, लेकिन बाकी कांग्रेस लीडर्स को कभी आप इस तरह के सवाल उठाते हुए, आइडियोलॉजिकल सवाल उठाते हुए नहीं देख सकते। और इसी तरह इकोनॉमी पे जो उनके सवाल है वो भी काफी आइडियोलॉजिकल सवाल। तो ये शायद पहली बार हो रहा है कि बहुत सीधे सीधे दो आइडियोलॉजीज दिखाई दे रही। इसीलिए वो छवि निर्माण वाला मामला है कि दूसरी आइडियोलॉजीज को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो इस छवि निर्माण से प्रभावित, चिंतित हो सकते हैं, प्रभावित नहीं होंगे, बदलने वाले नहीं है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, मैं आपसे सहमत हूं कि दो जी हाँ। आइडियोलॉजी का सीधा सीधा हम एग्जिस्टेंस दिख रहे हैं और उनके बीच में आइडियोलॉजिकल बैटल होते हुए हम देख